आज मैं आपको बताने वाला हूँ अबाउस रूल यानी अबाउ के नियम के बारे में। उसके बाद आपको मैं बताऊँगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है। इसमें अबाउस रूल की मदद से ही लिखा जाता है, तो देखेंगे आगे वीडियो में। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा हुंड्स रूल के बारे में। फिर आपको मैं बताऊँगा पाउली के अपवर्जन सिद्धांत यानी पाउली's रूल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अबाउ के नियम से हमको ये जानकारी मिलती है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आना चाहिए, तो इसलिए आपको अबाउ का नियम पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अबाउ का नियम कैसे लिखा जाता है इस बारे में आपको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले अबाउ का नियम, अबाउ नियम है ना, अबाउ का रूल। अबाउ रूल क्या होता है, इसमें सबसे पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f है ना। तो आपको इस तरह से याद रखना है। और इसमें एक चीज आप याद रखेंगे कि जब आप इसको ऐसे लिखेंगे तो आप इस तरह से क्रॉस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1s पहले आता है, फिर 2s आता है, फिर 2p, फिर 3s आता है, फिर 3p 4s आता है, फिर 3d 4p 5s आता है, फिर 4d 5p और 6s आता है, और उसके बाद 4f 5d और 6p, और इसी तरह से यहाँ पे 7s है वो आता है। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप लिखते हैं तो आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए। अब इसको एक सीक्वेंस में जमा लेते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले कौन आया, 1s, तो 1s को पहले लिखेंगे, फिर आया अपना 2s, उसके बाद आया 2p 3s 3p 4s है ना, 4s के बाद है 3d 3d के बाद है 4p, उसके बाद है 5s है ना। अब उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि इसमें कौन से कक्षक में, मैंने आपको कक्षकों के बारे में बताया है इसके पहले वाले वीडियो में, तो मैं इसमें बता दूं कि कौन से कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो देखिए एस कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी कक्षक में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और डी कक्षक में है ना 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, और एफ कक्षक में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम। भर देते हैं 1s, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम क्योंकि एस कक्षक है। 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं क्योंकि वो 2s कक्षक है। उसके बाद 2p, तो p कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 3s में s है तो s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 3p है तो p में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 4s है तो s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 3d है तो d में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और उसके बाद 4p है तो 4p में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 5s है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और इसी तरह से आप पूरा जब लिखेंगे तो देखिए 6s के बाद 4f आएगा है ना। तो आपको इस तरह से पूरा इसको सीक्वेंस में लिख लेना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी परमाणु होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप किस तरह से लिख सकते हैं। तो जैसे देखिए सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 है ना। तो इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है अपने को। तो देखिए 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p 6, देखिए p कक्षक में 6 आ सकते हैं। अब गिन लो इसके इलेक्ट्रॉन को, तो 2, फिर 2 और 2 4 हो गए, और 4 और 6 10। अब यहाँ पर देखते हैं 10 हो गए हैं, परमाणु क्रमांक कितना है 11। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन 3s को लेंगे, और 3s में मैक्सिमम आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो हम डाल सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन है ना, क्योंकि इसमें 2 आ सकते हैं तो 1 हमने डाल दिया। तो यहाँ पर देखिए 2 4 और 10 हो गया, और 10 और 1 11। तो इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह लिखा जाएगा। चलिए अब मैं आपको दूसरे एग्जाम्पल से बताता हूँ। आपको बताने वाला हूँ कैल्शियम, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 20 है ना।
तो अब इसमें कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, सबसे पहले 1s 2s 2p 3s 3p, है ना, इस तरह से लिख लेते हैं। अब देखते हैं, s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, p कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन, s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन। पहले गिन लेते हैं, तो 1s2 2s2 2p6 कितने हो गए 10, और 10 और 2 12 हो गए, और 12 के बाद देखिए 3p में कितने आ सकते हैं 6, तो अब हो गए 18, और 18 के बाद और कौन सा कक्षक आता है, तो यहाँ पर देखिए 4s कक्षक आता है, और 4s कक्षक आता है, इसमें s कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब गिन लेते हैं इसको, तो 2 4 और 10, 10 2 12 और 6 है ना 18, और 18 और 2 20। तो इस तरह से कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से लिख सकते हैं। हम बात करते हैं जिंक के बारे में। जिंक जिसका परमाणु क्रमांक होता है 30। अब इसमें कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं सिंपली, तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। अब देखिए कैसे होगा, s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, s में 2 इलेक्ट्रॉन। अब गिन लेते हैं पहले, तो देखिए 2 4 है ना, और 10 10 2 12 18 और 2 20। अब यहाँ पे कितने आ सकते हैं 10, तो डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इस तरह से जब जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से बनता है। करते हैं आप बाउ के N+L नियम के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं। तो देखिए 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, इस तरह से मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया है, जो आपको मैंने पिछले मतलब अभी बताया है ना। तो यहाँ पर देखिए 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, इस तरह से मैंने लिख लिया है। अब यहाँ पर बाउ ने एक नियम दिया है N+L। इस नियम के अनुसार उन्होंने ये बताया है कि कोई भी जो कक्षक होता है जैसे 1s 2s इस तरह से, तो इनको जो है इस क्रम में रखा गया है कि जिसकी ऊर्जा कम होगी उसको पहले रखा गया है, और जिसकी ऊर्जा ज्यादा होगी उसको बाद में रखा गया है, मतलब बढ़ते हुए ऊर्जा के क्रम में इसको रखा गया है। तो इसको कैसे निकाला उन्होंने कि जिसकी ऊर्जा ज्यादा है और किसकी कम है, तो इसको निकाला गया है कि जैसे यहाँ पर N+L नियम इन्होंने दिया तो वो उसी आधार पर दिया गया है। तो देखिए 1s को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, 2s को यहाँ पर लिख लेता हूँ, और 2p को यहाँ पर लिख लेता हूँ, और निकाल लेते हैं यहाँ पर N+L। N+L N+L N+L। अब यहाँ पर मैंने बताया था पिछले वीडियो में, n का मान जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यहाँ पर l का मान जो है द्विगंशी यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर l का मान जब निकालते थे s p d और f इस तरह से लिखते थे, और यहाँ पर l का मान जो है s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3, इसी तरह से आगे कंटिन्यू हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए N+L निकालना है अपने को, तो यहाँ पर देखिए n का मान जो अंक है वही होता है, n का मान जो अंक है वही होता है, n का मान जो अंक है वही होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 दिख रहा है, तो 1 जो है यहाँ पर लिखेंगे n की जगह, प्लस l का मान जो है s के लिए क्या होता है, देखो s के लिए l का मान 0, तो यहाँ पर इनको जोड़ने पर 1 आएगा। यहाँ पर देखिए जो अंक है वही n का मान है, मतलब 2, प्लस l s के लिए 0 होता है, तो इसके लिए आ जाएगा 2। अब यहाँ पर देखिए 2 है, n का मान जो है 2 हो जाएगा, प्लस l जो है p के लिए क्या है, देखिए p के लिए l का मान 1 है, तो यहाँ पर 1 हो गया, तो यहाँ पर इसको जोड़ने पर 3 आ गया। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3, इस तरह से आपने देखा कि इसकी ऊर्जा जो है बढ़ रही है, तो इसलिए जिसकी ऊर्जा कम है उसको पहले लिखा जाएगा, यानी 1s को पहले लिखा गया है, और जिसकी ऊर्जा ज्यादा है यानी कि 2p की, उसको बाद में लिखा गया है 1s के कंपैरिजन में। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ दूसरे एग्जाम्पल 4s और 3d के बारे में, है ना। तो 4s और 3d के बारे में मैं फिर से N+L लिख लेता हूँ, N+L। अब यहाँ पर देखिए n जो अंक दिख रहा है वही होता है, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 4। यहाँ पर l s के लिए कितना होता है, देखो l s के लिए 0 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। यहाँ पर देखिए 3, n का मान मैं लिखूंगा 3, प्लस l का मान जो है d के लिए देखिए
L का मान D के लिए कितना है 2, तो यहाँ पर आ गया 5। अब देखिए यहाँ पर ये इसकी ऊर्जा कम है और इसकी ऊर्जा ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि 4s को पहले और 3d को बाद में लिखा गया है ना। तो चलिए अब आगे जो है आप n+l का नियम जो है समझ सकते हैं। अब मैं आपको जस्ट यहाँ पर एक चीज और बता दूं, जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को और आगे बढ़ाते हैं है ना, तो यहाँ पर जो है 3D और आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर जैसे 4p है ना, 5s इस तरह से आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर जो है, अब एक बात आप फिर से जान लीजिए, 3D 4p और 5s इन तीनों का मान आप n+l रूल से निकालेंगे तो 5 आएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे। देखिए 3D को मैं लिख दिया 4p और यहाँ पर लिख दिया मैं 5s। अब इनका n+l देखिए, n+l n+l n+l, यहाँ पर देखिए ये 3 जो है किसका मान है n का, तो 3 प्लस d के लिए देखिए, d के लिए l का मान 2 है, तो यहाँ पर कितना आ गया 5। यहाँ पर देखिए n जो है 4 है, प्लस l का मान जो है यहाँ पर देखिए किसके लिए, p के लिए 1 है, तो यहाँ पर 1, तो यहाँ पर आ गया 5। यहाँ पर देखिए n का मान जो है यहाँ पे 5 है, प्लस l का मान s के लिए देखिए 0 है, तो 0, इसका मान भी आ गया 5। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए तीनों का मान जो है 5 5 5 है, मतलब ऊर्जा तो इक्वल है तीनों की, तो तीनों को कहीं पर भी जमा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको अगर ऊर्जा तीनों का इक्वल मिल जाए तो आपको यहाँ पर करना है कि इसका n का मान देखना है ना, n का मान। तो n का मान जिसका छोटा होगा उसको पहले लिखा जाएगा और जिसका n का मान बड़ा होगा उसको बाद में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3D में, तो 3D में जो है 3D में n का मान इसका छोटा है, मतलब 3 है, और इसका जो है 4 है और इसका जो है 5 है 5s का। तो इस तरह से यहाँ पर 3D को पहले लिखा गया है, फिर 4p को लिखा गया है, फिर 5s को लिखा गया है। तो इस तरह से आप बाउ का n+l नियम सिद्ध होता है कि यहाँ पर जितने भी मतलब कक्षकों को बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम में रखा गया है वो n+l नियम के आधार पर ही रखा गया है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। हुंड के नियम की, हुंड के नियम के अनुसार ये होता है कि किसी भी कक्षक में जब हम इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करते हैं, तो जब वो कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन सभी जगह आ जाते हैं तभी उसमें पेयरिंग या युग्मन होता है, अदरवाइज युग्मन आप नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया तो वो गलत हो जाएगा। तो इस तरह से हुंड ने ये बताया कि आप पेयरिंग तब तक नहीं करेंगे जब तक सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं चले जाते। चलिए हम लिख के देख लेते हैं कैसे ये कह रहे हैं। तो देखिए एस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो एस कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो जब आप इसको लिखेंगे तो एस कक्षक में इस तरह से भरेंगे, फिर आगे अगर कक्षक नहीं है तो आप इसमें पेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पी कक्षक के बारे में मैं बता दूं, तो पी कक्षक में जो है 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर आप डायरेक्ट इस कक्षक में नहीं भरेंगे, आपको दूसरे वाले कक्षक में दूसरा इलेक्ट्रॉन भरना है, फिर तीसरे वाले कक्षक में तीसरा इलेक्ट्रॉन भरना है, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन जो है आएगा वो यहाँ पर पेयरिंग करेगा, है ना, और उसी तरह से 5वां इलेक्ट्रॉन भी इसके साथ पेयरिंग करेगा और 6वां इलेक्ट्रॉन भी इसके साथ पेयरिंग करेगा। तो इस तरह से ये पेयर बन जाता है और इस तरह से भरा जाता है। तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ कि कैसे होता है। चलिए हम एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, है ना। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी अभी हमने आप बाउ के नियम से निकालना सीख लिया है। तो यहाँ पर देखिए 1s 2s 2p। यहाँ पर देखिए एस कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एस कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए 4, और पी कक्षक में अब कितने आ सकते हैं, तो 4 यहाँ पे हो गए, हमको करना है 7, तो यहाँ पर 3, तो 4 और 3 7। इस तरह से अब देखिए यहाँ पे कक्षकों को मैं इस तरह से बना लूं, ये 1s कक्षक हुआ, ये 2s कक्षक हुआ और ये 2p कक्षक हुआ, है ना। ये 1s 2s 2p। अब देखिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, s कक्षक में कितने हैं, तो 1 2, है ना। 2s कक्षक में कितने हैं 2। अब उसके बाद 2p कक्षक में देखिए 2p कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, दूसरे को आप पेयरिंग नहीं करोगे क्योंकि हुन ने कहा है कि सभी कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा इलेक्ट्रॉन इस वाले कक्षक में जाएगा और तीसरा इलेक्ट्रॉन इस वाले कक्षक में जाएगा।
अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से लिखते हैं 1s² 2s² 2p4, है ना। अब यहाँ पर देखिए कक्षक को मैं बना लेता हूँ। ये 1s कक्षक हुआ, ये 2s कक्षक हुआ और ये 2p कक्षक हुआ, 2p कक्षक। अब देखिए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन भरने, तो 1s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2, तो इस तरह से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया। 2s में कितने हैं, 2, तो इस तरह से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब 2p, p कक्षक में कितने हैं, 4, तो यहाँ पर 1 2 3। अब चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, तो चौथा इलेक्ट्रॉन आगे कक्षक नहीं है तो यहीं पर पेयरिंग करेगा, तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस तरह से पेयरिंग करेगा। तो आपको इस तरह से याद रखनी है। चलिए मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ कि कैसे होता है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ नियॉन को लेकर। नियॉन का परमाणु क्रमांक होता है 10। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s² 2s² 2p6 होता है ना, 10 होता है। तो यहाँ पर देखिए s कक्षक, ये 2s कक्षक और ये 2p कक्षक। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते, देखिए 1s 2s 2p। इसमें देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है तो आपको ऐसे भर देना है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो आपको इस तरह से भर देने हैं। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है तो पहला ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करेगा, फिर पांचवा भी करेगा और लास्ट में छठवा भी पेयरिंग करेगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन इसमें आते हैं मैक्सिमम। तो इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन इसमें हम भर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं पाउली का अपवर्जन सिद्धांत यानी पाउली रूल के बारे में। तो इन्होंने क्या बताया कि 2 इलेक्ट्रॉन की जो एक ही कक्षक में यदि उपस्थित हैं तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता। यदि अभी हमने बताया है कि पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि क्वांटम संख्या जो है 4 प्रकार की होती हैं। तो 4 प्रकार की होती हैं, तो उन 4 जो क्वांटम संख्या होता है उसका मान जो है किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन जो एक ही कक्षक में हैं उनके लिए एक समान नहीं हो सकता। तो कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि देखिए सबसे पहले 4 क्वांटम संख्या n, l, m, s, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। तो आप उसको देख लीजिए एक बार, उसके बाद मैं आपको उसको अप्लाई करना बता रहा हूँ। तो जैसे देखिए हीलियम, हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैं लिख लेता हूँ। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा 1s², ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर जब मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो s कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, s कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है ना। अब देखिए इनके लिए हम दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान निकालते हैं। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अब इसके लिए हम लोग चारों क्वांटम संख्या, तो कैसे, देखिए n बराबर, l बराबर, m बराबर और s बराबर। यहाँ पर n क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या, l द्विगंशी क्वांटम संख्या, m चुंबकीय क्वांटम संख्या और s जो है चक्रण क्वांटम संख्या है। अब देखिए यहाँ पर n, l, m, s है ना। अब देखिए यहाँ पर कैसे होगा, यहाँ पर देखिए n का मान जो है अंक जो दिख रहा है वो होता है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, 1s कक्षक में। तो यहाँ पर अंक क्या दिख रहा है, 1। तो यहाँ पर n का मान क्या हुआ, 1, है ना। तो यहाँ पर जो अंक दिख रहे हैं, है ना, जो अंक दिख रहा है वही आपको जो है n पर लिखना है। अब देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन है वो भी इसी 1s कक्षक में है। तो n का मान क्या हुआ, इसके लिए भी 1 होगा। अब देखिए l का मान, l के मान के लिए मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक बताई है, s, p, d, f लिखना है आपको और l बराबर 0, 1, 2, 3 इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर l का मान कैसे निकालेंगे, देखिए 1s को देखते हैं। तो 1s में देखिए s कक्षक है, तो s कक्षक के लिए l का मान क्या होता है, देखिए s कक्षक के लिए l का मान 0। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 0। इसके लिए देखिए l ये भी 1s कक्षक में ही है, तो ये भी 1s कक्षक में ही है, तो 1s कक्षक में इसलिए l का मान इसके लिए भी 0 हो जाएगा, है ना। उसके बाद
m का मान जब मैं निकालूंगा तो m का मान जो है मैंने बताया था कि l के मान पर निर्भर करता है, मतलब द्विगंशी क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है। तो द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान जो है 0 है यहाँ पर, तो m का मान भी क्या हो जाएगा 0, इसके लिए भी 0 हो जाएगा। अब देखिए चक्रण क्वांटम संख्या, तो मैंने चक्रण क्वांटम संख्या में लास्ट वीडियो में बताया था कि जब ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी दक्षिणावर्त दिशा में घूम रहा है तो उसके लिए मान आता है +1/2, और अगर ये एंटी क्लॉक डायरेक्शन में घूम रहा है तो उसके लिए आता है -1/2। तो यहाँ पर पाउली ने ये बताया कि किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन जो एक ही कक्षक में है, 1s कक्षक में, उनके लिए जब हम लोग चारों क्वांटम संख्या का मान निकालते हैं तो उनका मान जो है समान नहीं हो सकता। अगर 3 क्वांटम संख्याएं समान हो भी गई तो चौथा अवश्य ही भिन्न होगा। यहाँ पर देखिए पहला क्वांटम संख्या हमने मुख्य क्वांटम संख्या निकाला, दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए इसका मान 1 है। दूसरा L द्विगंशी क्वांटम संख्या, उसका मान भी 0 है, मतलब एक समान है। m का मान भी दोनों में 0 है तो एक समान है। s का मान देखिए इसके लिए +½ है और इसके लिए -½ तो इस तरह से इसका मान जो है देखते हैं तो हमको पता चलता है कि चौथा जो क्वांटम संख्या है वो भिन्न हो गया। तो ये प्रूफ हो जाता है पाउली के नियम के अनुसार कि किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता। ठीक है।